नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका मोजले लॉ। मोजले ने बच्चे जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे उन जैसे कि बोहर ने बताया, बहुतों ने बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड या डी एक्साइटेड होता है तो डी एक्साइटेशन स्टेट से आगने के बाद बच्चों क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन करता है ना। फिर वो एक्सरे, जैसे कि एक्सरे प्रोड्यूस करता है तो कैसे करा था हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है अगर वो टारगेट मेटल पे स्ट्राइक करता है, ठीक है, तो वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। और जब हमने एच सी अपॉन में जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को डिवाइड किया तो वेवलेंथ जो प्रोड्यूस करता है वो नियर बाय टू 1 और 2 और 0.5 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास रहता है, जो कि एक्सरे की वेवलेंथ होती है। और इस वेवलेंथ की बच्चों पेनिट्रेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि हाई पावर पे भेजा गया है। ये था, ठीक है। इसी कोई मूजले ने एक्सपेरिमेंटली बताया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है। तो उसने क्या किया बच्चों, फ्रिक्वेंसी को एटॉमिक नंबर के साथ, एटॉमिक नंबर और टारगेट मेटल के साथ रिलेट करवाया। तो इसने क्या किया बच्चों, इट गिव्स रिलेशन, it gives the relation between frequency of characteristics X-ray and atomic number of target matter। एटॉमिक नंबर टारगेट मेटल तो सिंपल सा हो गया बच्चों, जेड ही हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सर करेक्टरिस्टिक एक्सरे तो ये सर याद नहीं आ रहा। याद करो, ये हमने स्पेक्ट्रल एक्सेस बनाया था बच्चों, एक्सरे का स्पेक्ट्रल एक्सरे, ठीक है। इसका करेक्टरिस्टिक एक्सरे का हमने क्या बोला था बच्चों, अगर कोई भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर स्ट्राइक करके ये वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, खुद भी बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है, आपको पता है। उस होल को बच्चे कौन कौन फिल कर सकते हैं, जो भी नेक्स्ट स्टेट पे इलेक्ट्रॉन होंगे, नेक्स्ट लेवल पे हो सकते हैं, उससे भी नेक्स्ट हो सकते हैं, उससे भी नेक्स्ट हो सकते हैं। और जो ये वेव प्रोड्यूस फोटोन प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों, यही होंगे क्या बच्चों, आपकी करेक्टरिस्टिक्स रहेगी। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो हमने ये कुछ कुछ पोर्शन हमने बनाए थे इसके, ठीक है। अब इसी और इसी के बीच में ए और जेड के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। जो उन्होंने रिलेशन बताया था बच्चों ये था कि जो रूट एफ है वो होगा ए टाइम्स जेड माइनस बी, वेर जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बी क्या है बच्चों आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 लेनी है बाय डिफॉल्ट, अगर कुछ नहीं गिवन है तो 1 ही लेनी है। ए आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो रूट एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है। इसका मतलब कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, जो जेड और रूट एफ के बीच में बच्चों ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये बना कैसे रिलेशन, बहुत ही आसान है रिलेशन, बहुत ही आसान है। देखो रिलेशन में अगर आप डेरिवेशन करोगे तो टफ नहीं, डेरिवेशन बहुत आसान है। ये कैसे निकल के आया, तो मान के चलो कि बच्चे जो करेक्टरिस्टिक्स रेन है ना, करेक्टरिस्टिक्स रेन है, मान के चलो ये वाली वेवलेंथ प्रोड्यूस की है। कैसे की थी दोबारा बता रहा हूँ, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया, इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करने के बाद उसको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गई तो ये बाहर चला गया, यहाँ पे बच्चों होल क्रिएट हो गया। और इस होल को भरने के लिए मान के चलो नेक्स्ट जो स्टेट वाला था इलेक्ट्रॉन वो आ गया, के लेवल पर आया। अल्फा आपको पता है जब भी जस्ट नेक्स्ट वाली स्टेट से अब नेक्स्ट वाली स्टेट से आता है तो अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि के अल्फा वाली वेवलेंथ प्रोड्यूस करिए इसने। कौन सी करिए बच्चों, के अल्फा वाली वेवलेंथ प्रोड्यूस करिए। तो आपको पता है उसको हम लिखते कैसे, एच सी अपॉन में लेमडा के अल्फा इक्वल्स टू, कौन सी स्टेट से आया सर, ये स्टेट से आया
ये के है, ये एल है। से आया सर, एल से के में आया, एल से के में आया, एल से के में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, या तो मैं E2 - E1 भी बोल सकता था, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। सर में आगे बच्चों, यस और नो, है ना? तो अगर आपको एनर्जी का फॉर्मूला याद हो तो हम क्या लिखते थे, याद करो, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। और यहां पे लेते थे हम बच्चे नंबर ऑफ, सॉरी ऊपर क्या लेते थे बच्चे, सॉरी ये हो जाएगा, टू लेवल पर है ना, टू का स्क्वायर, जेड अपॉन में एन स्क्वायर लेते थे। यहाँ पे जेड क्या हो जाएगा बच्चे, हम यहाँ पे जेड-बी से रिप्रेजेंट करेंगे बस, ये फर्क है। जेड-बी से कौन से लेवल पर है, लेवल टू पर है, एन की वैल्यू टू है, तो यहाँ पे टू का स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड की वैल्यू में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन एन की वैल्यू यहाँ पे वन है, तो वन का स्क्वायर आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो मैं वैल्यू ले रहा हूँ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z-B का होल स्क्वायर भा ले लिया। इसका बनेगा 1/1 स्क्वायर, इसका बनेगा 1/2 का स्क्वायर विद माइनस साइन। 1 - 1/4 होगा, जो कि हो जाएगा 3/4। ये क्या हो गया बच्चे, 3/4 हो गया। ठीक है, ये हो गया SC/में लेमडा के अल्फा। ये हो गया 3/4, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z-B का स्क्वायर। अगर थोड़ा बहुत याद हो तो 1 में लेमडा के अल्फा इक्वल टू 3/4, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में HC, Z-B का स्क्वायर। ये कुछ होता था बच्चों, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, याद है? इसको हम लिखते थे रेडियंट कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब कि, लिख लिया यहां तक सभी ने? नेक्स्ट पेज पे जाऊं मैं? यस सर। तो यस सर। क्या हो जाएगा बच्चों, 1 में लेमडा के अल्फा इक्वल टू 3/4 रेडियन कांस्टेंट आर, ठीक है, इंटू Z-B का स्क्वायर। और हम सभी को पता है, हम सभी को ही पता अच्छे से कि लेमडा के अल्फा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, C/में फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी के अल्फा। तो 1 में लेमडा किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, 1 में लेमडा के अल्फा बराबर हो जाएगा F के अल्फा/C। तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूं बच्चे, तो क्या हो जाएगा, F के अल्फा/C विल बी इक्वल टू 3RC/4 Z-B का स्क्वायर। और F के अल्फा विल बी इक्वल टू 3RC/4 Z-B का स्क्वायर। अंडर रूट बॉन्ड बोथ साइड कर दूंगा, तो F के अल्फा अंडर रूट इक्वल टू 3RC/4 का अंडर रूट इंटू Z-B। इसको अगर मैं ए कांस्टेंट मान लूं, तो देखो पुराने वाला रिलेशन आएगा जो हमने, जो कि एक्सपेरिमेंटली बताया था किसी ने, मूजल में। ये आ गया रिलेशन बस। दोबारा बता दो, 1/r की वैल्यू होती थी कितनी, 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, जब भी कोई चीज निकालनी हो तो पता होनी चाहिए क्या क्या निकाल रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? ठीक है। यस सर। E1, ध्यान से देखो, अगर अब ए की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ध्यान से देखो। मैंने अभी क्या किया, मैंने सर, मैं आपने अभी ये किया कि केवल ये वाला ही तो आपने के अल्फा निकाला है। सर देर में भी चांस कि के बीटा वाला भी तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो सर के बीटा एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है सर, 3 है। किस पे जा रहा है, एन की वैल्यू 1 पे जा रहा है। तो देखो क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे, ध्यान से देखो। ये वाला कहां से कहां जाएगा, ये बन जाएगा के बीटा, लिखते चलो साथ साथ, के बीटा बन गया, ये बीटा बन गया। तो ये कहां से आ रहा है, के एल एम से आ रहा है, एम से आ रहा है। एम पे लेवल कितना है बच्चे, 3 है, बाकी सब सेम है, और ये तो 1 ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 - 1/9 होता है 8/9।
8/9, बाकी सब एज इट इज है, देख कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। 8/9 ही तो चेंज आया है। 8/9, 8/9, 8/9, फर्दर ए कांस्टेंट। सर में आया कि नहीं आया बच्चों, यस और नो? बस यहाँ पे के अल्फा की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, के बीटा आ जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चे सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मेन रिलेशन आपका यही है। ठीक है, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। लिखो फॉर जिंक Z इक्वल टू 330, लैम्डा के अल्फा गिवन है बच्चे उसका 1.42 आर्मस्ट्रॉन्ग। व्हाट विल बी द लैम्डा के अल्फा if zinc is replaced by molib molybdenum molybdenum, जिसमें Z की वैल्यू होती है बच्चे 42। Z की वैल्यू कितनी है, 42 है, ये है। अगर आप ध्यान से देखो तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो सर ये है कि दोनों में ही अल्फा अल्फा है। इसका मतलब कि ए वाला पार्ट तो सर चेंज नहीं हो सकता है ना, अल्फा अल्फा वाले में तो ये वाला तो 2 और 1 ही रहेगा, यस और नो? तो ए की वैल्यू तो बच्चे चेंज नहीं होगी, ये तो हमने देख ही लिया। इसका मतलब कि ए की वैल्यू तो दोनों के अल्फा के लिए सेम है। अगर दोनों के लिए सेम ही है तो बच्चे हम फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं क्या, सर √F किसके लिए, जिंक के लिए, विल टू ए टाइम्स Z - B। मैंने कहा बी की वैल्यू नहीं गिवन है बच्चों, तो 30 - 1 पुट कर देना, ये बन गया √FZ, जो कि गिवन है ये रहा। मुझे क्या निकालना है, किसके लिए निकालना है सर? आपको निकालना है मोलिब्डेनम के लिए, ये सेम है, यहाँ पे आ जाएगा 42 - 1। मेरे ख्याल से अंडर रूट में FM डिवाइड बाई FZ करोगे, दिस डिवाइड बाई दिस, तो ये हो जाएगा 41A डिवाइड बाय 29A, ए से कट गया। FM की वैल्यू आएगी FZ 41 डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर, 1.42 से ज़्यादा ही आएगी। डिवीजन करोगे मल्टीप्लाई तो लगभग लगभग 5 वैल्यू आएगी, कट कटा के मतलब कि कैलकुलेशन करके 7.1 आर्मस्ट्रॉन्ग आ जाएगा। ये आ गया, सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ा। क्लियर हो गया बच्चे, यस और नो? यस सर। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ कर दी। गड़बड़ सर आपने ये करी है कि सर ये तो लैम्डा गिवन थी, आपने फ्रिक्वेंसी पुट कर दी ना बच्चे, है ना? ये तो लैम्डा गिवन है, तो कैलकुलेशन में छोटी सी मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी है, यहाँ तक तो कोई चेंजेस नहीं है मेरे ख्याल से। ये 42 वाला ठीक है, ये 30 वाला ठीक है, ये ठीक है। अब पुट कर दो, ये हो जाएगा C/M, C/λM, C/λZ। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे बच्चों, C से C कैंसिल, उल्टा कर देना। क्लियर है, यस और नो? ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये होगा आंसर। तो ये देखना पड़ेगा कितना आता है, उतने से मल्टीप्लाई करना, कम ही आएगा अब तो। अब तो 1.42 से कम ही आएगा, ध्यान रखना है इसका, ठीक है? चलो तो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चे, बिल्कुल सिमिलर ही है। इस बार फ्रिक्वेंसी दे रखी है बच्चों,
क्वेश्चन में क्या दे रखे, फ्रीक्वेंसी लिखो। फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा रे, फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा रे फॉर z इक्वल टू 57, ठीक है, इज 1.9 इंटू 10 पावर 18 हर्ट्स। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा रे इफ z इक्वल टू 29, 29 पे निकालना। तो ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन ही हो गया बच्चे। दोनों में फ्रीक्वेंसी है तो मैं डायरेक्टली रेशो ले सकता हूँ। ये हो गया 29 का, नीचे वाला हो गया 57 का, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए से कैंसिल कर दिया। z की वैल्यू 29 - 1, ये 57 - 1, ये हो गया 28, ये हो गया 56। ठीक है, मेरे ख्याल से 7 पे जाते हैं दोनों के दोनों। ये 7 × 4 = 28, ये 8 पे 1/2, बस। तो आपको F29 निकालने, मेरे ख्याल से 1/4 ऑफ F57 हो जाएगा। तो 1.9 को 4 से डिवाइड करो, आंसर आ गया बच्चे, बस। क्लियर? यस सर। अब देखो, अब करते हैं नेक्स्ट लेवल वाला क्वेश्चन। इजी है वो भी, आराम से करोगे तो समझ में आ जाएगा। लिखो, मान के चलो कि के अल्फा, टारगेट मेटल का के अल्फा गिवन है बच्चे 21 पीको लेमडा गिवन है। लेमडा के अल्फा गिवन है 21 पिकोमीटर, ठीक है। और उसी का ही एल अल्फा भी गिवन है, कितना, 140 पिकोमीटर। तो मुझे उसी टारगेट मेटल का, सेम टारगेट मेटल का बच्चे, मुझे लेमडा के बीटा निकालना है। लेमडा के बीटा निकालना है। सर बहुत कंफ्यूजन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। देखो, कुछ नहीं करना, पहले देखो ये के अल्फा, एल अल्फा, के बीटा है क्या, समझो। मान के चलो कि ये वाला ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेट है, ये नेक्स्ट स्टेट है। तो मान के चलो ये के हो गया बच्चे, के एल एम हो गया, ये हो गया बच्चे, ठीक है। तो देखो, के अल्फा का मतलब क्या है सर? के अल्फा का मतलब है सर, अल्फा तो मतलब है सर के पे तो आ रहा है। अल्फा का मतलब होता है जस्ट अबव वाले से आ रहा है, मतलब यहां से यहां पे आ रहा है। यस और नो बच्चों, ये तो मतलब हो गया। अगर वो यहां से यहां पे आ रहा है तो सर इसका मतलब कि ये पहले वाला लेमडा गिवन है, लेमडा 1, ये लेमडा 1, ठीक है। सर ये एल अल्फा का मतलब क्या है? एल पे आ रहा है, और अल्फा का मतलब जस्ट ऊपर वाले से आ रहा है, जस्ट ऊपर वाले से आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चे, लेमडा 2 हो गया। ये हो गया लेमडा 2। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये तो मतलब हो गया ना, एल पे आ रहा है और जस्ट ऊपर वाले, अल्फा का मतलब होता है जस्ट ऊपर वाली लाइन से आ रहा है, स्पेक्ट्रल लाइन से आ रहा है। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब निकालना क्या है, के बीटा। के बीटा क्या होता है, ध्यान से देखो, के बीटा, सर के बीटा होता है, एक तो के पे आ रहा है और 2 से आ रहा है, जस्ट 2 एक्साइटेशन स्टेज से क्रॉस करके आ रहा है, मतलब कि ये हो गया मेरा, ये निकालना है। तो ठीक है, निकाल लेंगे सर। पर पहले ये तो बताओ, लेमडा 1 निकल कहां से रहा है सर? एल से के पे आ रहा है, तो मैं बोलूंगा ई एल माइनस ई के इक्वल टू एस सी अपॉन में लेमडा 1। इसको मैंने लेमडा 1 मान लिया। दूसरा, दूसरा है ई एम माइनस ई एल अपॉन में एस सी अपॉन में लेमडा 2। दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करेंगे दोनों को, मेरे ख्याल से एल और एल कैंसिल हो जाएंगे। ई एम माइनस ई के देगा, किसके बराबर आ गया, एस सी बाहर, 1/लेमडा 1, 1/लेमडा 2, इक्वेशन 3। इसकी वेवलेंथ लिखो। सर ये तो एम से के पे आ रहा है, तो लिख दो ना, एम से के पे आ रहा है, क्या होगा, लेमडा 3 के बराबर होगा। दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो।
दोनों को जब इक्वेट करोगे, दोनों को इक्वेट करोगे तो मेरे ख्याल से एच सी एस सी कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो 1/λ3 किसके बराबर आ गया? 1/λ1, 1/λ2। और इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, λ1 λ2 डिवाइड बाय λ1 + λ2। तो देखो कितना आसान बढ़ गया, 21 × 140 डिवाइड बाय 21 + 140, जिसकी वैल्यू आएगी 18.26 पिकोमीटर। आपको ये भी पता है कि पैरेलल में वैल्यू कम आती है, पैरेलल में वैल्यू कम आ सकती है। चल में आ गया। क्लियर है बच्चों? यस सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट करते हैं बच्चों। सॉरी, नेक्स्ट कर रहे हैं बच्चों। ये थ्योरेटिकल कौन, मतलब कि थ्योरी है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट समझना है। फ्रैंक हर्ट्स लॉ, फ्रैंक हर्ट्स एक्सपेरिमेंट। फ्रैंक हर्ट एक्सपेरिमेंट ने बच्चों क्या बताया, उन्होंने ये बोला कि एटम के पास, जो एटम होता है उनके पास स्पेसिफिक एनर्जी लेवल ही होता है, हमेशा स्पेसिफिक एनर्जी लेवल ही होता है। और उसी एनर्जी लेवल के बीच में वो क्या करता रहता है बच्चों? जंप करता रहता। सर ये तो बोहर ने भी बोला था, बोहर ने भी तो ये बोला था कि एटम के पास स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होता है, जब भी वो एक्साइट होगा तो वो एक और नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, और जो नेक्स्ट लेवल हो प्रीवियस लेवल होगा उसके बीच में गैप रहेगा। उसके बीच में क्या रहेगा बच्चों? गैप रहेगा। ये काम तो किसने बोला था? यही काम सर बोहर ने बोला था। बोहर ने उस समय केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाए थे, कोई भी एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताया था। बस इन्होंने बच्चों क्या किया, फ्रैंक और हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। भाई यही काम किया इन्होंने। इन्होंने भी क्या काम किया? वही काम किया जो बोहर ने किया, कि सभी के सभी जो एनर्जी लेवल होते हैं क्वांटाइज फॉर्म में होते हैं, क्वांटम फॉर्म में होते हैं। और केवल क्या बताया था उन्होंने? मैथमेटिकली करके बताया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू करके बताया। कैसे करके बताया देखो, उन्होंने बोला, फ्रैंक और हर्ट्ज ने बोला। हर्ट्ज को तो आपको पता है, इसको नोबेल प्राइज भी मिला था फ्रिक्वेंसी के रिलेटेड में। तो उन्होंने क्या किया भाई, पहले बच्चों फिलामेंट यूज किया, फिलामेंट के लिए सप्लाई लगाई। जैसे इसको ऑन किया तो फिलामेंट क्या करता बच्चों? रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। मैंने यहाँ पे मेटल लगा दी, मेटल गर्म होगी, गर्म होने से क्या होगा बच्चों? फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। फिर मैंने क्या किया बच्चों, इसको एक कंटेनर में बंद कर दिया। ये कंटेनर वैक्यूम नहीं है इस बार। कंटेनर क्या है बच्चों? आपका मरकरी वेपर से भरा हुआ, मरकरी वेपर से भरा। मरकरी को इसलिए यूज किया कि मरकरी इजिली, इजिली क्या कर देता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है, मतलब इजिली इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके, ठीक है, एनर्जी रिलीज कर देता है। एब्जॉर्ब कर लेता है, रिलीज कर देता है इजिली, ठीक है। इन दोनों के बीच में बच्चों मैंने लगाया एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। लेकिन जो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है वो वेरिएबल है अभी। वेरिएबल एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, याद करो लास्ट क्लास हमने क्या देखा था। यही एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल क्या काम करता है, जब बहुत ज्यादा एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल था तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी आपकी इस डायरेक्शन में होती थी, और जो फोर्स प्रोड्यूस करता था बच्चों, वो फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को राइट डायरेक्शन में भेजता था विद हाई स्पीड पे। लेकिन मेरा काम इस बार ये नहीं है कि मेरे को इस पे क्या करना है बच्चों, टकराना है। मेरा काम ये जाली टाइप स्ट्रक्चर है, इस इलेक्ट्रॉन को पास करवाना है आगे की तरफ। ये तो बस अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई साहब मेरे तक आ जाए, बस मेरे तक आ जाए हाई स्पीड में। उसके बाद भैया आगे की आगे हम देखेंगे क्या होगा। बस इस जाली वाले स्ट्रक्चर का काम क्या है बच्चों? इस जाली वाले जो एनोड ग्रिड बोल सकते हैं इसको, एनोड ग्रिड है मेरी,
इसका काम यह है कि केवल इसको हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जनरेट करवाना, वेरी हाई स्पीड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो जनरेट हो गए, फोटो इलेक्ट्रॉन, लेकिन मोशन कैसे होगा? वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, ठीक है बच्चों। और फिर उसके बाद बच्चों मैंने एक कलेक्टर प्लेट लगाई। ये कलेक्टर प्लेट क्या काम करती है? ये कलेक्ट करती है इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करती है। और कैसे करती है देखो, पोटेंशियल इसकी कुछ ऐसे, इसको बोलते हैं रिटार्डिंग वोल्टेज। तो हो क्या रहा है बच्चों, यही है डायग्राम। इसमें एक और भी ले लो, एम्पियर एमीटर ले लो, जो कि करंट को मेजर कर रहा होगा। देखो ध्यान से देखो, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं। देखो क्या हुआ, आपने एक्सलेटिंग पोटेंशियल लगाई। एक्सलेटिंग पोटेंशियल से क्या होगा बच्चों? पहले तो फिलामेंट पोटेंशियल लगाया, उससे क्या होगा? आपकी रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी। रेडिएशन जब स्ट्राइक करेंगी मेटल लेयर पे, और इस मेटल पे क्या होगा बच्चों? फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। ये फोटो इलेक्ट्रॉन तब तक मूव नहीं करेंगे जब तक हमारे बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ना आए। याद करो, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी कुछ ना कुछ इस टाइप से ही देखा था। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन जब जनरेट होंगे ड्यू टू वेरी हाई एक्सिलेटिंग पोटेंशियल, तो मूव करने की कोशिश करेंगे टुवर्ड्स एनोड ग्रेड। लेकिन यहाँ पे ड्यू टू गैप है, अच्छा खासा गैप है, तो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। और जब वो आगे की तरफ बढ़ते 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 देखेंगे कि यहाँ पे तो भाई नेगेटिव पोटेंशियल है, तो होगा क्या? कुछ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन तो क्रॉस कर जाएंगे, और कुछ हाई स्पीड बच्चों वापस चले जाएंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव हो गया। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो कुछ रिपेल करेंगे, जिनकी स्पीड अच्छी खास नहीं होगी, जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो चुकी होगी, वो बच्चों क्रॉस करने लग जाएंगे। और जैसे क्रॉस करेंगे तो आपको पता करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। तो ये एमीटर करंट की रीडिंग दिखाता है, ये एमीटर करंट की रीडिंग दिखाता है। और जब करंट की ग्रीटिंग दिखाई इसने, तो इसने देखा, क्या देखा? इसने देखा जो एक्सलेटिंग पोटेंशियल है और जो करंट है, उसके बीच में रिलेशन, उसके बीच में ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है बच्चे, इस टाइप का आता है। आना चाहिए वैसे प्रैक्टिकली केस में कांस्टेंट, क्यों? सर जैसे जैसे एक्सलेटिंग पोटेंशियल बढ़ती रहेगी, सर उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे बच्चों, उतने ज्यादा क्रॉस करेंगे कलेक्टर जंक्शन पे, कलेक्ट कर लेगा, और उतना ज्यादा करंट बढ़ता रहेगा। लेकिन देखो, बढ़ भी रहा है, लेकिन साथ साथ करंट की वैल्यू बीच बीच में कम भी होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? सर क्योंकि ये देखो, ऐसा कम क्यों हो रहा है? देखो बढ़नी चाहिए, वैसे तो बढ़ रही है करंट की वैल्यू। अगर मैं दूर से देखूंगा तो करंट की वैल्यू बढ़ रही है, और जैसे मैं पास आके देखूंगा तो मुझे लगेगा कि यहाँ पे बच्चों अप डाउन अप डाउन अप डाउन भी चल रहा है, साथ साथ इंक्रीजिंग भी हो रही है, लेकिन अप डाउन अप डाउन अप डाउन भी चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान से देखो, ये हो रहा है ड्यू टू मरकरी वेपर। मरकरी वेपर क्या करेगा बच्चों? मरकरी वेपर के बीच में जो गैप होता है, मतलब कि एन और एन प्लस वन के बीच में जो गैप होता है, वो लगभग लगभग बच्चे 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है मरकरी में। मरकरी में 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन यहां से हाई स्पीड में जाएगा, तो ये क्या करेगा बच्चों? मरकरी वेपर उसकी एनर्जी 4.9 वोल्ट क्या कर लेगा बच्चों? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो देखता है जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना बच्चों, एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है? इन दोनों के बीच में कितना का गैप है? सॉरी, इन दोनों के बीच में, लोअर लोअर के बीच में कितने का गैप है बच्चे? 4.9 वोल्ट का गैप है। ये 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन हाइड्रो सॉरी मरकरी वेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो कम इलेक्ट्रॉन बच गए। कम इलेक्ट्रॉन बचने से बच्चों करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। करंट की वैल्यू क्या होने लग जाएगी बच्चों? कम। ठीक है। फिर वापस वो रिलीज करेगा, फिर मरकरी रिलीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, तो इसका मतलब थोड़ी सी और वोल्टेज बढ़ाने पे क्या होगा बच्चों? करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन फिर दोबारा कुछ इलेक्ट्रॉन मरकरी से फिर टकराएंगे, वो फिर एब्जॉर्ब करेगा, फिर एब्जॉर्ब करने से 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ले लेगा। बाकी फिर दोबारा करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्टर रीजन पे पहुंचेंगे। अगर कलेक्टर रीजन पे ज्यादा पहुंच रहे हैं तो ज्यादा करंट होगा, कम पहुंच रहे हैं तो कम करंट होगा। ज्यादा करंट कब होगा? जब कोई भी मरकरी वेपर से नहीं टकराएगा। और कब करंट कब होगा? जब मरकरी वेपर से टकराएगा। तो ये फिनोमिना को बताया उन्होंने, बोला कि यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे हर एक कोई भी एटम है, उसके पास स्पेसिफिक एनर्जी लेवल है, और वो उसी एनर्जी लेवल के बीच में क्या करता रहता है बच्चों? एक्साइट और डी एक्साइट करता रहता है बस। तो लिख लो,
फ्रैंक हर्ट्स experiment concludes that atoms have specific energy levels only, and they will excite and de-excite. Electrons will excite and de-excite between these energy levels. Between these energy levels. ठीक है बच्चों, लिख लिया यहां तक? यस। यस ठीक सर। है, बस इतना ही बताया था। इस पे एक दो बार क्वेश्चन आ रखे हैं, बस यही है, थ्योरी है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। ठीक है, पता होना चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट बेस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ब्रैग्स लॉ। इस पे क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कहता है। अगर थोड़ा बहुत याद हो तो हमने वेव ऑप्टिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिफ्रैक्शन का, याद दिला देता हूँ। डिफ्रैक्शन में हमने ये देखा था कि मान के चलो कि एक कार्डबोर्ड है, उसमें एक होल है। उस होल की डायमेंशन मैंने बोली थी ए है, डायमीटर मान के चलो ए है। तो मैंने बोला था अगर इनकमिंग वेवलेंथ है, जो लाइट की इनकमिंग वेवलेंथ है, अगर वो कंपेरेबल या नियर बाय टू डायमेंशन ऑफ ए होगा, तो फिर जो रेडिएशन थी, जो मेरी लाइट रे थी, वो क्या करती थी बच्चों? लाइट विल डिफ्रैक्ट। वो डिफ्रैक्ट करती थी। डिफ्रैक्ट का मतलब वो फैल जाती थी, याद है? ऐसे फैल जाती थी लाइट, ऐसे फैल जाती। तो एक सर्कुलर शेप बनाती थी, है ना? सर्कुलर शेप बनाती थी स्क्रीन पे, वो डिफ्रैक्शन था। इंटरफेरेंस था दो स्लिट वाला, याद करो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें इंटरफेरेंस होता था। ठीक है, इसमें क्या हुआ? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की सिंपल यही कंडीशन है, जब भी कोई इनकमिंग वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट है, अगर उसकी वैल्यू डायमेंशन या होल के आसपास है, तो वो लाइट क्या करती है बच्चों? डिफ्रेक्ट करती है। ठीक है, तो उन्होंने बोला, पता है इसने क्या बोला? ब्रैग्स ने क्या बोला? ब्रैग ने बोला कि सर देखो, एटम है, एटम जो मेटल में क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, आपने पढ़ा है क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब एक फिक्स स्ट्रक्चर में होते हैं, फिक्स स्ट्रक्चर में होते हैं। अगर मान के चलो कि लाइट आती है, रेडिएशन आती है, ठीक है, फोटोन लाइट आ रही है, और वो एटम से टकराती है। ठीक है, कोई मटेरियल है, मटेरियल में बहुत सारे एटम है, उनसे टकराती है। टकराने पे अगर ये देखा गया, ध्यान से, तो टकराने पे ये देखा गया कि एटम्स के बीच में जो गैप होता है, एटम्स के बीच के गैप में जो कि स्पेसिंग है, एटम के बीच के गैप में जो स्पेसिंग है, वो स्पेसिंग अगर इनकमिंग फोटोन या लाइट के कंपैरेबल में है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग या आफ्टर इंसिडेंट लाइट क्या करेगी? लाइट बच्चों डिफ्रैक्ट करेगी। अब जो मैंने बोला इसको हम देखते हैं कैसे। तो देखो, आराम से समझते हैं। मान के चलो कोई भी एक मेटल है, उस मेटल में एटम्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टलाइन का मतलब समझते हो ना, एक फिक्स्ड फॉर्म में है, ऐसे फिक्स फॉर्म में। ये फ्रंट है, इसके बैक भी होगा, टॉप भी होगा, बॉटम भी होगा। तो मैं केवल फ्रंट शेप बना रहा हूँ। ये है, ये एटम है बच्चों, आप एटम्स ऑफ मेटल, टारगेट मेटल कुछ भी लिख सकते हैं, मेटल बोल रहे हैं। अब हुआ क्या, ध्यान से देखो, हुआ क्या। मान के चलो कि एक लाइट आई, इससे टकरा गई, इससे टकरा गई, और टकराने के बाद मान के चलो रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे दूसरी लाइट आई, इससे टकरा गई, और टकराने के बाद बच्चों ये भी हो सकता है इससे भी टकरा जाए, पर अभी मैं नहीं मान रहा। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी लाइट्स होंगी ना, वेरी लार्ज नंबर ऑफ लाइट स्ट्राइक करती हैं, तो अभी मैं तो दो को ही मान रहा हूँ बच्चों। तो जब हमने स्क्रीन पे देखा बच्चों, ये स्क्रीन है हमारी, तो स्क्रीन पे देखा एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनने लग गया। स्क्रीन पे देखा कि यहाँ पे इस साइड में
डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म हो गया। कैसे हुआ देखो, इसकी वेवलेंथ है लेमडा। हमेशा क्रिस्टलाइन मेटल वो होता है जिसमें हर एक एटम के बीच में फिक्स्ड गैप होता है। फिक्स्ड गैप जैसे डी है, यहाँ पे भी डी है, या कुछ भी हो सकता है, डी डी गैप है सबके बीच। तो यहाँ पे भी गैप कितना होगा, डी का होगा। ठीक है। अब डी का होगा तो मुझे आपको पता है, मैं पाथ लेंथ, फेस लेंथ, ये पाथ पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ये सब हमने कैलकुलेट किया था। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये यहाँ तक ये वाली वेव की लेंथ सेम है, यहाँ तक ये वाली वेव की लेंथ सेम है। इतना इन्होंने एक्स्ट्रा चला है, इतना एक्स्ट्रा चला, तो ये हो गया पाथ डिफरेंस हो गया। और पाथ डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, मान के चलो कि ये जो स्ट्राइक कर रहा है इस एंगल पे थीटा पे कर रहा है, थीटा पे कर रहा है बच्चों। ठीक है, ये हो गया 90, ये हो गया 90, ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो ये कितना होगा, ये अगेन क्या बन गया बच्चों, थीटा। ये थीटा है। ठीक है, ये हाइपोटेनस है, ये डी हो गया, सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये बन गया आपका डी साइन थीटा। सिमिलरली ये भी क्या बन गया, डी साइन थीटा। तो जो पाथ डिफरेंस आया बच्चों, पाथ डिफरेंस आया कितने का आ रहा है, वो आ रहा है 2D साइन थीटा का। और आपको पता है जो मैक्सिमम मैक्सिमम जो ब्राइट स्पॉट होगा वो कौन से वैल्यू पर होता था, याद है? कौन से पाथ डिफरेंस वैल्यू, लेमडा की वैल्यू पे होता था, याद करो। एन लेमडा, है ना। और जो होता था एन माइनस हाफ लेमडा किस पे होता था बच्चों, डार्क स्पॉट पे होता था। ये है ब्राइट स्पॉट पे। तो यही बताया था किसने, ब्रैग्स लॉ ने यही बताया, बस खत्म। कि पाथ डिफरेंस ये होगा। ठीक है। और ये एन आपको पता है नेचुरल नंबर होते थे, जिसकी वैल्यू क्या होती थी बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर होते थे। 1 2 3 4 ये वैल्यू होती थी। तो डी तो हो गया बच्चों स्पेसिंग बिटवीन एटम्स, थीटा होगा जिस एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है, और लेमडा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। समझ में आ गया? लेमडा गिवन है तो आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, डी की वैल्यू निकाल सकते हो, बस। क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। Yes. इसमें डी क्या है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, ये हमारी वेवलेंथ है, ईएम वेव है, कुछ भी दे सकता हो। ठीक है, लिख लिया बच्चों? Yes, sir. ठीक है। उसी का ही जो लास्ट टॉपिक है बच्चों, बस लास्ट टॉपिक रहेगा, उसी इसी चीज को जो उसने लिखा है। देखो, ब्रैग ने फिर दोबारा क्या बताया बच्चों, ये तो मैथमेटिकली बताया, लेकिन डेविसन और जर्मर ने क्या बताया बच्चों, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया। बस ये काम किया उन्होंने, इसी को ही क्या कर दिया बच्चों, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया। उन्होंने देखो यहाँ पे हुआ क्या, देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बोला कि भाई फोटोन में क्या होता है, फोटोन भी तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, है ना, फोटोन इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। सर ये क्या इलेक्ट्रॉन एज ए, क्योंकि हमने तो वेव में पढ़ा है, और अभी तक सबकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ये एक वेव की तरह बिहेव नहीं कर सकता। लेकिन हमने बाद में एक चीज पढ़ी थी, याद करो, स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कोई भी बच्चों वो मैटर वेव हो सकती है जब वो कुछ कंडीशन को फॉलो करे। याद करो, हमने पढ़ा था एक लार्ज मास बॉडी, एक वेरी स्मॉल मास बॉडी है। तो हमने देखा था अगर वेरी स्मॉल मास बॉडी को, ठीक है, जिसकी मास बहुत 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 ज्यादा कम है, उसको वेरी हाई स्पीड पे भेजूं, तो उसके अंदर एक वेवलेंथ निकल के आती है। और वो ही वेवलेंथ बच्चों, जिसकी वेवलेंथ होगी तो वेव नेचर को फॉलो करता है। दोबारा सुनो, अगर वेरी स्मॉल बॉडी को, जिसका मास बहुत ही ज्यादा कम है, उसको वेरी हाई स्पीड पे अगर मैं ट्रांसमिट करवाऊं, ठीक है, तो वो किसके नेचर को फॉलो करेगा, वेव नेचर को फॉलो करेगा।
उसका वेवलेंथ निकल के आएगा। और अगर मैं लार्ज बॉडी को भेजूंगा तो लार्ज बॉडी की वेवलेंथ बहुत 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 ही कम आ रही थी, याद करो। तो हमने इन्होंने ही फिर डेविंसन और जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये बोला कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवाते हैं निकल सरफेस पे, ठीक है, तो वो क्या करता था, वो बच्चों एक डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। और अगर डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा नेचर है, इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर की तरह काम कर, लाइक अ वेव, इट बिहेविंग लाइक अ वेव। तो डेविंसन ने, और इसने ये प्रूफ नहीं किया, इसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया, मैथमेटिकल नहीं किया। ब्रैग ने इसको मैथमेटिकली किया था, इसने बच्चों इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया। ठीक है, करें? तो देखो, इसमें जो छोटा सा ही बस फॉर्मूला निकल के आता है, बाकी सब सेम ही है। तो लिखो लास्ट टॉपिक, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने बोला, लिख लो बच्चे, पॉइंट लिख लो पहला, इट प्रूव डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, it proved de Broglie hypothesis and Bragg's law, which is based on Bragg's law, ऐसे लिखो, which is based on Bragg's law. It proved de Broglie hypothesis which is based on Bragg's law, which states that electron can behave like wave. Electron can behave like wave. Electron can behave like wave. That is, electron will be scattered. Electrons will be scattered by the surface of nickel crystal. Electrons will be scattered by the surface of nickel crystal, that displacing the diffraction pattern, that that displaying the diffraction pattern. As we know, diffraction pattern can only be shown by wave. Diffraction pattern can only be shown by wave. So it is concluded that इलेक्ट्रॉन आल्सो बिहेव लाइक वेव। तो इलेक्ट्रॉन भी किसकी तरह बिहेव करेंगे बच्चों, वेव की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, इन्होंने थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा, इन्होंने जितने भी पुराने बच्चों एक्सपेरिमेंट है जितने अभी तक हमने पढ़े हैं, ठीक है, सारे एक्सपेरिमेंट करे, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाए। देखो पहला चेंजेस क्या लाया, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन एमिट करवाया, इलेक्ट्रॉन एमिट हमने कहां से सीखा, हमने फोटो इलेक्ट्रॉन से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से सीखा। और अभी हमने जब एक्सीलेटिंग कॉन्सेप्ट से सीखा, तो हमने क्या देखा कि सर एक फिलामेंट ले लो, और फिलामेंट में बच्चों हम क्या करो, उसके सामने मेटल रख दो, और मेटल रखने से बच्चों जैसे हम वोल्टेज लगाएंगे, फिलामेंट रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, और ये रेडिएशन जब मेटल से टकराएंगे तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। इन्होंने थोड़ा और दिमाग लगा, इन्होंने क्या बोला, इस फिलामेंट के ऊपर ही, इस फिलामेंट के ऊपर ही बच्चों मेटल लेयर को मैं कोटिंग कर देता हूं, कोटिंग कर देता हूं बच्चे। ठीक है, और जैसे मैं कोटिंग करूंगा, अब वो डायरेक्टली ज्यादा मात्रा में, वेरी लार्ज अमाउंट में बच्चों क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेंगी बच्चों। अब दोनों के बीच में गैप ही नहीं है, जो मेटल था ना उसकी कोटिंग मैंने यहां कर दी। ये काम किसने किया बच्चों, डेविंसन ने किया, इन्होंने किया। ठीक है, तो इन्होंने जो एमीटर जनरेट करवाया, कैसा करवाया देखो, ये तो वही है सेम वोल्टेज। इन्होंने लिया ये फिलामेंट, इस फिलामेंट के ऊपर ही बच्चों इन्होंने कोटिंग कर दी। और ये कोटिंग किसकी है बच्चों, ये कोटिंग है बेरियम ऑक्साइड की, बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग है। क्यों यूज किया बेरियम ऑक्साइड, पहला पॉइंट कि इट कैन रिलीज इलेक्ट्रॉन्स इजीली। एक तो सबसे ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा इजीली रिलीज करेगा, उतनी कम एक्सलेटिंग पावर की जरूरत पड़ेगी हमें बाद में जाके, है ना। दूसरा,
क्योंकि मेटल है, मेटल का वर्क फंक्शन होगा, वर्क फंक्शन लेस होता है, कम होता है वर्क फंक्शन। तो हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इनको निकालने की। तीसरा, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है इसकी भी कम होती है। कम एनर्जी होगी तो हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको एटम से बाहर निकालने के लिए। याद है आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी पड़ती थी उसके बाउंडेड रीजन से बाहर निकालने के लिए, है ना। तो इसके आयनाइजेशन एनर्जी कम जरूरत पड़ती है। ये एडवांटेज होने से बच्चों हम बेरियम ऑक्साइड यूज कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? यस और नो? ठीक है। Yes, sir. इसके फिर बाद है बच्चों, मैंने क्या लगाया, एक स्ट्रक्चर बनाया जिसके थ्रू वेरी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन पास होंगे। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ जो प्रोड्यूस करेंगे वो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चे। अब इनको हाई स्पीड किस बेस पे जाएंगे सर? एनोड वोल्टेज तो लगनी चाहिए, बिल्कुल लगेगी। कहाँ पे लगेगी देखो, क्योंकि मुझे वेरिएबल बनाना है तो दो टाइप से बना सकते हैं जो इन्होंने बनाया स्टार्टिंग में, क्योंकि इनको रियोस्टेट पता था तो उन्होंने एक एंड से रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया है। रियोस्टेट आपको पता है क्या काम करता है? वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल या डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये वाली वोल्टेज तो फिक्स हो गई, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, स्लाइडर। स्लाइडर के थ्रू बच्चे पोटेंशियल चेंज होती रहेगी। जितने फुल रेजिस्टेंस लोगे तो सारी की सारी वोल्टेज पहुंच जाएगी, कम रेजिस्टेंस लोगे तो कम वोल्टेज पहुंचेगी। तो ये होता है स्लाइडर। रियोस्टेट आपने अपने स्कूल के एक्सपेरिमेंट में भी देखा होगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है और जिसके वजह से एक्सलेटिंग पोटेंशियल क्या करती रहेगी, वेरी करती रहेगी। ठीक है। अब ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉन बच्चों कहाँ जाएगी? एक निकिल सरफेस पे जाएगी। अभी जिसका मैंने बात की थी, निकिल क्रिस्टल सरफेस, निकिल क्रिस्टल सरफेस, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है इसका भी। तो ये निकिल क्रिस्टल सरफेस से टकराएंगे, जैसा कि यहाँ पे होगा कुछ इस टाइप से समझो। जब ये टकराएंगे इससे, जब इससे टकरा रही हैं ऐसे, तो अभी बताया था टकराने से क्या होगा। टकराने से बच्चों डिफ्रैक्ट करेगी। डिफ्रैक्ट करेगी तो हो सकता हो ये वाली वेव कहाँ चली जाए, इधर चली जाए। हो सकता हो एक आगे चली जाए, कहीं और चली जाए। तो फिर हमने क्या किया, हमने इसको मेजर किया। कैसे मेजर किया? एक एक हमने एक सेटअप बनाया और हर जगह थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद बच्चों ने क्या किया देखो, थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद हमने यहाँ पे डिटेक्टर यूज किया। डिटेक्टर, ये सारे डिटेक्टर हैं। अभी लिखूंगा मैं, सारे के सारे डिटेक्टर हैं। और ये डिटेक्टर किसके हैं बच्चे? ये डिटेक्टर हैं करंट को मेजर करने के लिए। या मैं बोलूंगा इन डिटेक्टर को हम यूज करेंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या काम करता था याद करो? केवल बताता था कि करंट है कि नहीं, या फिर ज्यादा करंट है कि कम करंट है। गैल्वेनोमीटर मेजर नहीं करके देता था वैल्यू, केवल ये बताता जैसे गैल्वेनोमीटर बीच में तो जीरो है, ऐसे स्लाइड किया तो थोड़ा बहुत करंट है, ऐसा स्लाइड किया तो ज्यादा करंट है। ये नहीं बताएगा कि यहाँ पे 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर, ऐसे नहीं बताएगा। बस बता देगा लार्ज अमाउंट करंट है, कम अमाउंट करंट है, जीरो करंट है। केवल इंडिकेटिंग टाइप मीटर होता है, नॉट मेजरिंग डिवाइस। इंडिकेट करता है, केवल इंडिकेट कर रहा है कि करंट है कि नहीं, बस ये बता रहा है। तो जैसे जैसे बच्चे यहाँ पे तो एक तो थोड़ा आएंगे, हजारों इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ गिरेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ स्कैटर करेंगे, कुछ यहाँ करेंगे, कुछ ऐसे बच्चे दूसरी साइड में भी करेंगे। तो ऐसे देखा गया कि जब ऐसे बच्चों करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, तो उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया कि हाँ यहाँ पे करंट की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, कुछ इस टाइप से इन्होंने चेक किया। और चेक करते करते इनको मिला, देखो कुछ ऐसा मिला कि जो करंट है ना, करंट और जो एंगल मान के चलो, ये एंगल से जितने एंगल से स्कैटर हुआ है, ये मान के चलो फाई है। कितने एंगल से स्कैटर किया है, ये फाई है। तो उसकी वैल्यू कैसे लाई करते हैं बच्चों? उसकी वैल्यू ऐसे लाई करती है। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई फाई की वैल्यू, वो निकल के आई 45 एंगल पे। पता है कौन सी वैल्यू पे? 45 एंगल। लेकिन ये 45 एंगल पे भी कब निकल के आई?
जब इसने इस एक्सीलेटिंग पोटेंशियल को किस पे रखा, एक्सीलेटिंग पोटेंशियल को लगभग लगभग 65 वोल्ट के आसपास रखा। याद नहीं रखना कुछ भी, केवल बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना, काम ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी की तरह कर रहा है। बल्कि ये जो मैंने फाइल लिया ना बच्चे, ये है फाई एक्चुअल में, ये है फाई। ठीक है, फाई ये है, थीटा नहीं है। क्योंकि देखो ये इंसिडेंस है, ये रिफ्लेक्टेड है, यहां पे भी देखो ये इंसिडेंट कर रही है और ये रिफ्लेक्ट कर रही है। फाई और थीटा में मैं रिलेशन बना सकता हूं आगे जाके, आपको पता है फाई और थीटा में रिलेशन बना सकता हूं। इसने फाई के रिस्पेक्ट में बोला, इसने ब्रैगले बच्चों थीटा के रिस्पेक्ट में बोला, बस यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम। समझ में आ गया बच्चों? तो दोबारा बता रहा हूं, इसने फिलामेंट पे पोटेंशियल लगाया, फिलामेंट गर्म हुआ, कोटिंग लगा रखते तो इस कोटिंग की वजह से बच्चों हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हुए। एक्सीलेटिंग पोटेंशियल की वजह से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस ट्रेवल करने लगे, और जैसे वो निकल सरफेस से टकराते हैं तो बच्चे स्कैटर होने लगे। स्कैटर होने लगे तो देखा गया हर जगह फैलेंगे। तो सबसे ज्यादा करंट उस डिटेक्टर पे मिल रहा था जो कि 45 एंगल पे था, वो भी कौन सी वोल्टेज पे, 65 वोल्टेज पे, 65 वोल्टेज पे। और इसको जो एक्सपेरिमेंट किया गया ना, वो किया गया 44 से लेकर 68 वोल्टेज के बीच में किया गया, जिसमें ये देखा गया कि 45 पे वैल्यू अगर मैं 65 रख रहा हूं तो 45 एंगल पे मुझे ज्यादा वैल्यू देना। फिर उन्होंने फिर वोल्टेज चेंज करी, फिर वोल्टेज चेंज करी तो उन्होंने बोला कि अगर मैं एक्सीलेटिंग पोटेंशियल, ठीक है, 54 वोल्ट रखता हूं तो उस केस में बच्चों जो मैक्सिमम करंट निकल के आता है, ठीक है, ये मैक्सिमम फोटोन जो स्ट्राइक करते हैं वो करते हैं 50 एंगल पे। कितने पे, 54 पे। मैं कहूंगा ये भी याद नहीं करना है। तो सब फिर याद क्या करना है, बस ये स्कैटरिंग एंगल है ना फाई, इसका कॉन्सेप्ट निकालना है थीटा के साथ हमें, बस क्वेश्चन में तो यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। वो बोल देगा कि स्कैटरिंग एंगल है फाई, फाई मेरा क्या है बच्चे यहाँ पे, स्कैटरिंग एंगल। और वो बोल देगा डी की वैल्यू या लेमडा की वैल्यू निकालो, किससे, बाय यूजिंग ब्रैग्स लॉ। क्योंकि फॉर्मूला तो ब्रैग्स वाला ही है ना, फॉर्मूला तो ब्रैग्स वाला है, उधर थीटा से हमने वैल्यू निकाली, यहाँ पे फाई दे रखा है, बस। समझ में आ गया बच्चों यहां तक, यस और नो, क्लियर हो गया? yes, तो इसमें भी तो पाथ डिफरेंस फिर दोबारा वही निकलेगा क्या सर? इसमें भी तो पाथ डिफरेंस होगा, सेम ही निकलेगा, बस पाथ डिफरेंस जो कि था सर, आपका क्या था, 2d थीटा अपॉन में एल लेमडा। बस सर एक आप, बस आप ये काम कर दो, अगर आप मेरे को अच्छे से बता दो कि थीटा और उसमें क्या डिफरेंस है तो मैं आराम से समझा दूंगा। देखो मैंने क्या किया था, एक लाइट टकराई यहाँ से ऐसे चली गई, फिर एक और टकराई यहाँ से वो ऐसे चली गई, ये था डी मेरा और ये मेरा थीटा था। सर क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये भी थीटा होगा, और ये मेरा फाई था। अब देखो कितना इजी पड़ गया। स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है, थीटा प्लस फाइव प्लस थीटा होता है 180 एंगल। ठीक है बच्चों, तो टू थीटा कितना हो गया, 180 माइनस फाइव, थीटा कितना हो गया, 90 माइनस पाई बाय टू, बस खत्म। सर 90 माइनस पाई बाय टू, उसका मतलब कि फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा सर, फॉर्मूले में आएगा 2d साइन 90 माइनस पाई बाय टू, बस बाकी सब सेम है। तो सर 90 माइनस पाई बाय टू आपको पता है क्या होता है, कॉस पाई बाय टू। ये किसके रिस्पेक्ट में निकल गया बच्चों, स्कैटरिंग एंगल के रिस्पेक्ट में निकल गया। सर में आया कि नहीं आया बच्चों, बस यही तो चेंज हुआ, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ, बाकी सब एज इट इज ही है, बाकी सब एज इट इज ही है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो यहां से लेमडा निकलेगा ना बच्चों, जो यहां से लेमडा निकलेगा वही लेमडा मैं डी ब्रोगली से भी निकाल सकता हूं, सेम। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिख लिया बच्चों यहां तक सभी ने? बताया था ना डी ब्रोगली को भी, हाइपोथेसिस को भी इसने प्रूव किया था। करें? yes, तो देखो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग ऑफ निकल crystal is interatomic spacing of nickel is 0.91 Armstrong. 91 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 Armstrong.
इफ इफ फाई है आपका, मतलब स्कैटरिंग एंगल लिखना है, ऐसे लिखो स्कैटरिंग एंगल, इफ स्कैटरिंग एंगल इज 45 डिग्री, इफ स्कैटरिंग एंगल इज 45 डिग्री, देन फाइंड द वेवलेंथ, देन फाइंड द वेवलेंथ। और यहाँ पे वोल्टेज कितनी थी बच्चे, लगभग लगभग एक्सलेटिंग पोटेंशियल कितनी थी वो भी गिवन है, लिखो आई थी ना 65 वोल्टेज है, 65 वोल्टेज है। तो देखो सर, बाय ब्रैक्स लॉ पहले करते हैं, बाय ब्रैक्स लॉ। तो ब्रैक्स लॉ ने बोला था 2D साइन थीटा अपॉन में एन लेमडा। सर यहाँ पे डी गिवन है लेकिन फाइव गिवन है, तो वो भी हमने निकाला था 2D कॉस 5/2 इक्वल टू एन लेमडा, है ना बच्चों। मैं तो कहूँगा थीटा की वैल्यू निकालो क्योंकि यहाँ पे 45 है। थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आपको पता है थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 2 थीटा इक्वल टू क्या है, 180 माइनस 45। चलेगा, मैं क्या, कॉस 45 कॉस की वैल्यू गिवन ही होगी, कॉस 22/5 की वैल्यू गिवन है, ठीक है, गिवन ही होगी, ऐसी वैल्यू हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हो जाएगी कॉस की डिग्री में निकालेंगे वैल्यू, कॉस 22.5, जिसकी वैल्यू आएगी बच्चे 0.92, 0.92। ये 2 है, इंटरनल ओपनिंग है 0.91 आर्मस्ट्रॉन्ग। एन की वैल्यू 1 ले लो और लेमडा की वैल्यू निकालो, तो लेमडा की वैल्यू निकल गई बच्चे, 0.92 को मल्टीप्लाई करोगे 0.91 से, इंटू 2 करोगे तो लगभग लगभग 1.68 आर्मस्ट्रॉन्ग आ रहा है, दे आ रहा है। अब इसी को ही हम डी ब्रोगले से भी देख लेते हैं बच्चों। डी ब्रोगली हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। डी ब्रोगली ने बोला था कि सर जो लेमडा निकल के आना डी ब्रोगली वेवलेंथ वो होता है एच अपॉन में एम बी। यहाँ पे वी था मेरा सर वेलोसिटी, सर वेलोसिटी तो नहीं दे रखा, पर याद करो हमने लिखा था फिर इसको, क्योंकि मोमेंटम है तो उसको लिखा था 2 m k। सर के तो काइनेटिक एनर्जी है, फिर मैंने बोलता बच्चों काइनेटिक एनर्जी तो उसको पोटेंशियल से मिलेगी जो वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, तो उसकी जगह 2 m e v पोटेंशियल, तो यहाँ पे वी अप्लाई है तो वी पुट कर दिया। फिर याद करो हमने सारी की सारी इलेक्ट्रॉन के केस में हमने सारी वैल्यू पुट कर करी थी, और तो वैल्यू आ गई थी अंडर रूट में 150 अपॉन में वी ए। ये किसके लिए थी स्पेसिफिकली, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए। और जैसे ही अब आप, ठीक है, 150 डिवाइड बाय कितनी वोल्टेज थी बच्चों, 65, 65 थी ना, तो 65 वोल्टेज पुट करोगे, 150 डिवाइडेड बाय 65 और उसका अंडर रूट निकालेंगे, 65 था, एक सेकेंड, था तो 65, डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, एक सेकेंड रुको। ये आ रहा है 1.52 आर्मस्ट्रॉन्ग आ रहा है। चेक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है कैलकुलेशन में, एक सेकेंड रुको। कॉस की वैल्यू होगी कॉस 22.5, 0.92 ही आ रहा है, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है 1.62, ठीक है, 2 थीटा प्लस
फाइव इक्वल टू 180 होता है, 90 माइनस 5/2 हो जाएगा थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा/2। सही तो है। मेरे ख्याल से फिर मैंने पोटेंशियल गलत ली है, ये वाली ये मैंने गलत लिखी है कहीं से। ठीक है, ये पोटेंशियल फिर अलग ही होगी, मतलब ये 65 नहीं होगी, ये ज़्यादा ही कुछ और होगी बच्चों। ठीक है, कुछ और पोटेंशियल होगी, नॉट 65, नॉट 65। और ये होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए पोटेंशियल, एक बार वेरीफाई कर लूँगा क्योंकि दोनों वैल्यू ही सेम आती है। क्योंकि मैंने जो किया है, मैंने निकाला था इस पे वैल्यू, इस पे निकाला, ये सही आ रहा था। इस पे करोगे सही आ रहा आंसर। मैंने ट्राई किया कि चलो इस पे भी निकाल के देख लेते हैं, तो इस पे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इस पे गड़बड़ आ रही है, तो एक बार हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इस 65 की जगह कुछ और लेमडा होगा, क्योंकि लेमडा यही प्रोड्यूस करना 1.68, ये हो जाएगा √ऑफ 150 डिवाइड बाई VA। इसका स्क्वायर करेंगे और VA की वैल्यू 150 से डिवाइड करेंगे, तो ये होना चाहिए वैल्यू 150 डिवाइडेड बाय 1.68 का स्क्वायर। अच्छा, ओहो हो, ये आ रही है 54 पे वैल्यू बच्चे, ये 54 पर है। ठीक है बच्चों, इसको करेक्ट कर लेना, ये किस पे है, 54 पर है बच्चे वैल्यू। 45 डिग्री किस पे वोल्टेज है, 54 पर है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना किस पे है, 54 पे वैल्यू है ये। क्लियर हो गया। ठीक है, 54 पे करेक्ट आ रही है वैल्यू, 54 पे करोगे तो लगभग लगभग 1.68 के आसपास आएगी। ठीक है, बाकी कुछ फॉर्मूला याद नहीं करना, पहले बताया था फॉर्मूला कौन सा याद करना है इसमें, ये वाला बस। और थीटा और फाई के बीच में रिलेशन ये वाला याद रखना है, और कुछ भी याद नहीं करना है। क्लियर हो गए सभी को। Yes. Yes, sir. तो हमारा मॉडर्न फिजिक्स बच्चों फिनिश हो गया है।